डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें टू हमारे क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और वन क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप इस तरह समझिए। चलिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बजाय मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं। जैसे 2x + 3y = 5, 4x - 10y = 7। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब होगा क्या कि यहाँ पर x और y की जगह इनके डेरिवेटिव आ जाएंगे। तो डेरिवेटिव किसी के रेस्पेक्ट में तो आएंगे, मान लीजिए वो t के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन, जैसे 2dx/dt प्लस 2dy/dt प्लस 5x + 2y = e⁻t। क्लियर है? तो यहाँ बहुत क्लियर है कि x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और t हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन हमारी किसमें लिखी हुई है, x और y में। तो मैं इसको इस तरह लिख लिया करूंगा, 2d + 5x, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको, और इसको मैंने लिख दिया 2d + 2y = e⁻t, इस तरह। तो यानी ये x का कोफिशिएंट और ये y का कोफिशिएंट। अब इस इक्वेशन को कोई कहे कि सोल्व कर दीजिए, तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देयर आर टू डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इट रिक्वायर वन मोर इक्वेशन। तो आपके पास एक और इक्वेशन होनी चाहिए इसी तरह की। मान लीजिए एक और इक्वेशन मैंने लिख दी, 5d + 4x, और ये जरूरी नहीं है कि d हो, ये d² भी हो सकता है, d³ भी हो सकता है, ऑर्डर कितना भी हो सकता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया 10d - 5y = sin 2t। तो वर्किंग रूल आपका कुछ इस तरह ही रहेगा, जैसे आपने 6th क्लास, 7th क्लास या 8th क्लास में आपने पढ़ा है एलिमिनेशन। तो आप क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को इसमें एलिमिनेट कर दीजिए। कौन से वेरिएबल को? डिपेंडेंट वेरिएबल को। या तो x को एलिमिनेट कर दीजिए या y को। मान लीजिए मैंने यहां से y को एलिमिनेट कर दिया, तो आपकी जो इसके बाद इक्वेशन बचेगी एलिमिनेट करने के बाद, वो इक्वेशन आपकी किसमें बचेगी, x और t में। अब आसानी से आप x को सोल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t। अब उस x की वैल्यू को पुट कर देंगे आप किसी भी इक्वेशन में, तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको एक वर्किंग रूल की फॉर्म में लिखता हूं मैं। क्लियर है? तो क्या होने चाहिए मेरे पास, टू डिपेंडेंट वेरिएबल और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज वी हैव टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली f1d x प्लस f2d y और इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में कुछ भी फंक्शन हो सकता है, मैंने लिख दिया यहाँ पर q1t। यानी मैं डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, t के रेस्पेक्ट में। और ये कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, 1। इसके बाद दूसरी इक्वेशन, चलो मैंने यहाँ पर f1 लिखा, यहाँ पर f2 लिखा। जैसे f1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको रेफरेंस में लेके चलो तो 2d + 5, और f2 का मतलब हो जाएगा 2d + 2। तो नेक्स्ट इक्वेशन ये मैंने लिख दी, f3d x प्लस f4d y इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड कुछ भी हो सकती है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया q2t, और ये आ गया 2। अब आपको इनको सोल्व करना है। अगर इक्वेशन आपकी डायरेक्ट इस तरह लिखी हुई है तो पहले आप उसको किसमें लिख लेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। इसके बाद ये हमारी इक्वेशन है, इन्हीं को हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, टू सोल्व इक्वेशन 1 and 2, नंबर 1, पहले क्या करेंगे, एलिमिनेट आइदर x और y। भाई आपको इसमें से x या y में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर? वो एक कोफिशिएंट इक्वल करके एलिमिनेट कर देंगे, आइदर सब्सट्रैक्टिंग और एडिंग, जैसी हमें रिक्वायरमेंट रही होगी। चलिए तो आपने किसी एक को एलिमिनेट किया। सपोज, चलिए मैंने कह दिया सपोज यहां पर मैं किसको एलिमिनेट करने जा रहा हूं, y इज एलिमिनेटेड। मान लीजिए मैंने किसको एलिमिनेट किया यहाँ पर, y को। मान लीजिए y एलिमिनेट होता है, सपोज ये मैंने माना है, x भी हो सकता है। तो अगर y को एलिमिनेट किया तो नंबर 2 में क्या बचेगा आपके पास, इफ y इज एलिमिनेटेड, y को अगर आप एलिमिनेट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आपके पास, देन फाइंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो आपको x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, x मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद क्या करेंगे, सोल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फाउंड, जो कहां मिली है आपको, फाउंड इन स्टेप नंबर 2।
क्लियर है भाई? आपने पहले स्टेप में तो आपको दोनों मिलेंगे एक्स और वाई, आपने वाई को एलिमिनेट कर दिया, एक्स को भी कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा माना कि मान लीजिए मैंने वाई को एलिमिनेट किया है, अगर वाई एलिमिनेट होता है तो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी वो किसमें आएगा? इफ वाई इज एलिमिनेटेड, तो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी, जो फाइंड होगी, वो किसमें होगी? एक्स में। अब एक्स में इक्वेशन मिल गई तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहा डिपेंडेंट एक्स, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्या होगा? टी। तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं, जो भी इक्वेशन आपको स्टेप नंबर 2 में मिली है, एंड फाइंड, और क्या मिल जाएगा आपको? एक्स। स्टेप नंबर 4, नाउ पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी रख दीजिए, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। और किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको? वाई की। अगर आपने यहां पर एक्स को एलिमिनेट किया होता तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई में मिलती, सोल्व करने के बाद वाई आता, वाई की वैल्यू पुट कर देते तो आपको क्या मिल जाता? एक्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर द सॉल्यूशंस ऑफ, किसके सॉल्यूशन है ये? आर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2। ये 1 और 2 का क्या होगा? सॉल्यूशन। चलिए, जो भी कहानी मैंने आपको बताई है मैं उसको सोल्व कर देता हूं। तो जैसे ये इक्वेशन लिखाना मैंने, इफ y इज एलिमिनेटेड देन फाइंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, ये कुछ इस तरह की होगी। कोई नया फंक्शन आ जाएगा f1 f2 f3 f5, मान लीजिए f5d, और यहां पर आ जाएगा सिर्फ x, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा कोई q3, मतलब कोई नया फंक्शन हो सकता है राइट में। इस तरह की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ओनली x एंड t। चलिए, एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन इसके थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं सोल्व कर देता हूं, मेथड आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखने वाला हूं मैं, ध्यान देंगे, मैं फर्स्ट ऑर्डर का ही एक क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें दोनों डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर के होंगे। आप चाहे तो सेकंड ऑर्डर का भी लिख सकते हैं, थर्ड का भी लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन है, सोल्व dx बाई डी टी प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू टी, एंड dy over dt प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर इस इक्वेशन में y ना होता, अगर मान लीजिए पहली इक्वेशन में y ना होता, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, x में मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता, और अगर इसमें x ना होता तो ये dy over dt y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती इन y, इसको भी मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता। प्रॉब्लम क्या है कि पहली इक्वेशन में भी x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरे में भी y और x डिपेंडेंट वेरिएबल, और t क्या हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल सबसे पहले क्या लिख देंगे आप? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं दोनों को, dx over dt प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू t, नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट राइट सेकंड इक्वेशन, dy over dt प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0, और ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म, या तो डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म आपको दी गई हो, अगर सिंबॉलिक फॉर्म नहीं दी गई है तो आप उसको लिख देंगे। तो मान लीजिए ये जो डेरिवेटिव है d ओवर dt, मैंने इसको लिख दिया कैपिटल D। तो बताइए इक्वेशन नंबर 1 क्या इंप्लाइज कर देगा? इक्वेशन नंबर बदल के हो जाएगा 1 dx प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू टी, और थोड़ा इसको और सोल्व करें तो d प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू टी, और इक्वेशन नंबर आ गई ये 3। क्लियर है? मतलब वही आ गया ना, f1d और f2d का मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 क्या इंप्लाइज कर देगा? इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज dy, अगर ये इंप्लीमेंट कर दूं, प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0। चलिए पहले नंबर पे ले आते हैं हम x वाली टर्म, जैसा लिखने का ट्रेंड होता है, और दूसरे नंबर पर आ गई है y वाली टर्म, दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखा तो d प्लस 1y इक्वल टू 0। ये आ गई बच्चों इक्वेशन नंबर 4, समझ गए होंगे। अब मुझे किसको सोल्व करना है? इक्वेशन नंबर 3 और 4 को, जो वास्तव में 1 और 2 है। तो हम क्या करेंगे? y को एलिमिनेट करूंगा, x को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं किसको एलिमिनेट कर रहा हूं यहाँ पर? y को। तो y को एलिमिनेट करने के लिए आपको y का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। तो आप इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑपरेटर है, इक्वेशन नंबर 3 में मैं ऑपरेट कर दूंगा d प्लस 1। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं ऑपरेटिंग d प्लस 1 इन इक्वेशन 3
तो चलिए इसका कोफिशिएंट बदल जाएगा, एंड साथ ही साथ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 और 4 में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय, इससे मल्टीप्लाई करोगे बाय 2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट। सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्वेशन नंबर 3 की। इक्वेशन नंबर 3 में आपने ऑपरेट किया d+1, तो क्या हो जाएगा ये d+1 d+5 x, क्लियर है, -2 d+1 y, और राइट हैंड साइड में d+1 इंटू टी। चलिए एक लाइन और बढ़ा देता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया d² प्लस कितना आ जाएगा 6d, और ये आ गया +5x, और माइनस आ गया 2d+1y। अच्छा, d का मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आ गया dt प्लस t। तो कुल मिलाकर एक लाइन अगर और बढ़ा दूं मैं यहां पर, तो ये बना d² प्लस 6d प्लस 5x माइनस 2d+1y। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, dt का मतलब 1 यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, और t रिमेन्स एज इट इज, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है। एंड इक्वेशन नंबर, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, 4, इसको आपने मल्टीप्लाई कितने से किया है 2 से। देखिए ऑपरेटर है तो आप मल्टीप्लाई ना लिखकर लिखिए ऑपरेटिंग, क्योंकि ऑपरेटर का मल्टीप्लाई नहीं होता, ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा यहाँ पर 4x, ये सेकंड इक्वेशन है, और यहां पर +2 d+1 y, और राइट हैंड साइड इसकी 0 है, इसको नाम दे दिए 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कोफिशिएंट तो इक्वल हो गए, साइन हमारे अपोजिट है, यहां पर y का कोफिशिएंट है -2d+1 और उधर कितना 2d+1, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशंस, किस किस को ऐड कर देंगे, इक्वेशंस 5 एंड 6 ऐड कर दीजिए, तो कितना बना ये d² प्लस 5d, सॉरी 5 नहीं था ये, मैंने गलत लिखा है, d² प्लस 6d प्लस 5, समझ पा रहे x, और ये प्लस 4x। अच्छा, y वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई, ये प्लस में था ये माइनस में, ऐड आपने किया है, राइट हैंड साइड 1 प्लस t, और इधर क्या था 0, तो इतना ही रहा। अब देखिए बिल्कुल परफेक्टली फाइन इक्वेशन आपकी बन गई, 6d प्लस 5 प्लस 4, और ये आ गया x इक्वल टू 1 प्लस टी। अब बताइए इसमें क्या बचा, ये तो एक आसान सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कैसी है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो आपको जो स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अगर आपको वो आता है तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जितने मेथड भी मैंने आपको अब तक बताए हैं उनमें सभी में क्या होता है कि मैं शुरू में थोड़ा सा लेफ्ट राइट करता हूं, और बाद में आपका क्वेश्चन क्या बनता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अगर आपको वो मेथड नहीं आते हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। चलिए तो इसको सोल्व कर देता हूं, तो क्या तरीका होगा, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दो। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितना होगा ये, m² प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये कितना हो गया m प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, डायरेक्ट फैक्टर हो गए, तो ये बना m प्लस 3 इक्वल टू 0, और m हैज 2 वैल्यूज बोथ आर इक्वल, क्लियर है। तो इसका CF कितना होगा, देयरफॉर CF विल बी C1 प्लस TC2, ये तरीका बता रखा मैंने को, रूट अपनी वैल्यू को अगर रिपीट करता है तो C1 प्लस TC2, या यहाँ पर आप C2T भी लिख सकते हैं, और e टू द पावर -3t, ये आ गया मेरे पास CF। एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसके लिए चलो मैं लेफ्ट में आता हूं, इसको भी नाम दे दो, चलो 8 से मैंने इसको नाम दे दिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसके लिए मैं लगाऊंगा केस नंबर 3, इफ q इज पॉलिनोमियल। तो क्या बनेगा बच्चों यहां पर, हाँ ये बना, एंड pi इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, इट विल बी 1 अपॉन कितना बना ये d² प्लस 6d प्लस 9, और कितना बना ये बना मेरे पास 1 प्लस t। आप चाहें तो 9 भी कॉमन ले सकते हैं, और थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो इसको d+3 का होल स्क्वायर लिख दें, थोड़ा आसान हो जाएगा। 9 भी कॉमन लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने कॉमन लिया 3, तो बाहर आकर बना 9, कितना बना 1 प्लस d/3 की पावर 2, कितना आ गया 1 प्लस t। इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो,
भाई पोलिनोमियल का जो रूल है वही करें, पहले आप क्या करेंगे, लोवेस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो। ये आ गया -2 और ये आ गया 1 + t। आपको फार्मूला बताया था मैंने बाइनोमियल का, वो इधर को लिख देता हूं मैं, ध्यान देंगे। 1 + x⁻²। जब आप इसका देखेंगे केस नंबर 3, यानी लेक्चर नंबर कौन सा होना चाहिए, लेक्चर नंबर शायद 4, तो उसमें आपको यहाँ मिल जाएगा 1 - 2x + 3x² - 4x³ एंड सो ऑन। इस तरह की सीरीज हमारी बन जाएगी। अगर यहाँ -1 होता तो ये 1, ये x, ये x², ये x³। क्लियर है? तो क्या बनाइए, 1/9 इसी को ध्यान में रखते हुए, तो ये बना 1 - 2 d/3। इसके बाद 3 कितना आ गया, d/3 का होल स्क्वायर, यानी d²/9। भाई इतना सफिशिएंट है लिखना। चलिए राइट में मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। ये इसका स्क्वायर लिखा, d/3 का स्क्वायर d²/9, और यहाँ पर आ गया 1 + t। अब आपके काम की जो टर्म है इस ब्रैकेट के अंदर, एक तो कांस्टेंट टर्म आपके काम की है, कौन सी काम की है, कांस्टेंट, और एक कौन सी काम की है, d², d³, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये 1 + t का डिफरेंशियल क्या कर देंगे, 0, क्योंकि 1 + t इस पर ऑपरेट होगा, और जब ऑपरेट होगा तो ये इसका डिफरेंशियल करना शुरू करेंगे, तो कांस्टेंट के साथ तो एज इट इज रहेगा। तो आप इसमें सिर्फ उतनी टर्म लिखें जितने आपके काम के, जैसे 1 और -2d/3, बाकी सबको डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। ये मैं शुरू से ही करता आ रहा हूं। ऑपरेट करो तो कितना बनाइए, 1/9, ये बना 1 + t, और ये आ गया -2/3d 1 + t, और इसके बाद 100% एवरी टर्म विल बी 0, बिकॉज व्हेन 1 + t एंटर इन दिस ब्रैकेट, तो इसको कौन मिलने वाला है, कांस्टेंट d², d² d³ d⁴, ये सब इसको क्या कर देंगे, 0। तो क्या बनाइए, 1/9 1 + t -2/3, और डिफरेंशियल आपने किया तो कितना बनाइए, ध्यान देंगे, ये डिफरेंशियल हमारा 1 का तो हो गया 0, t का क्या हो गया 1। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूं, तो ये आ गया मेरे पास 1/9, और t एज इट इज लिख दो, इन दोनों को कंबाइन किया तो कितना आ गया 1/3। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास pi। क्लियर है? पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू तो आपको पता चल गई। क्लियर है? x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, CF + PI, हेंस इसको 9 बोल दो। है सोल्यूशन ऑफ 7, इक्वेशन नंबर 7 का सोल्यूशन क्या मिला आपको, चलिए ऊपर ही लिख देता हूं, देयरफॉर x, या इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन 7 लिख दो, या डायरेक्ट लिख दो x। तो x की वैल्यू आ गई, यानी ये किसका है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7, जो एलिमिनेट करने के बाद आपको मिली थी। कितना मिला है, CF + PI, यानी C1 + t C2 e⁻³ -3t, और प्लस 1/9 t + 1/3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास आ गई है, और इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूं मैं tan। चलिए अब x तो मिल गया, अब कहानी लिखते हैं y के लिए। तो y के लिए क्या कहानी होगी, वापस में आता हूं इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर। हालांकि इक्वेशन 1 और 2 जो मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन तो रब कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपकी थी इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या थी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे, अब इस वैल्यू को आपको पुट करना है या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, तो यहां पर x का डिफरेंशियल हो जाएगा, यहां पर x की वैल्यू में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -2y, इसकी तो वैल्यू निकालनी है मुझे y की, और राइट में t है तो सबको राइट में ले जाऊंगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। या अगर मैं इसमें पुट करूं x की वैल्यू, तो वैल्यू रखना तो आसान है x की, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x की वैल्यू में जो इक्वेशन नंबर 10 में है, लेकिन आपको वैल्यू पुट करने के बाद x की फिर वापस क्या मिलेगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, क्योंकि आपको उसमें रह जाएगा dy/dt + y = -2x। तो फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है अगर इक्वेशन नंबर 1 में मैं रखता हूं तो मुझे डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएगी, सिर्फ x का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। तो वही करता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x कहां पुट कर दोगे, इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए 1 में रख देता हूं, तो 1 क्या है, d/dt ऑफ, या क्या C1 + t C2 e⁻³ + 1/9 t + 1/3, और कितना आ गया +5x C1 + t C2, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, e⁻³ सिर्फ वैल्यू आप रख दीजिए, t1 +
टी प्लस 1/3 और ये आ गया 5x आ गया ना, ये देखो डी ओवर डी टी ऑफ x, तो x की वैल्यू रख दी 5, यहाँ x की वैल्यू रख दी -2y और राइट में आ गया बच्चों t। क्लियर है? चलो थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ, इसका डिफरेंशियल कर दो। तो डिफरेंशियल आपने किया तो ये तो बाई पार्ट होगा, तो c1 प्लस टी c2 और e की पावर -3t कितना होगा 3 e की पावर -3t प्लस इसका फिर डिफरेंशियल किया तो c1 का 0 t c2 का कितना आ गया c2 e की पावर -3t ऐसे ही रहा, ये बाई पार्ट हो गया इस तरफ का। अच्छा नेक्स्ट पे पहुंचे तो 1/9 रह गया सिर्फ, क्योंकि t का हो गया 1 और 1/3 का 0। इसके बाद ये सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई कर दो 5 c1 प्लस टी c2 e की पावर -3t और कितना आ गया ये 5/9 t प्लस 1/3 और चलिए t को भी लेफ्ट में ले आता हूं -t, इसको इधर शिफ्ट कर दो और y को लिख दो राइट में, क्योंकि आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के 2y कितना आ गया ये 2y, y को लेफ्ट में समझ लेता हूं। तो पहले देखो इनको कंबाइन करता हूं मैं, इनको ये दोनों टर्म कंबाइन हो जाएंगी, नजर आ रही है कंबाइन होती नहीं। ये है मेरे पास 5 टाइम ऑफ c1 प्लस टी c2 e टू द पावर -3 और ये है -3 टाइम ऑफ c1 प्लस टी c2 e टू द पावर -3t, यानी ये कंबाइन होकर हो गया 2 c1 प्लस टी c2 e की पावर -3t। चलो इनका खेल तो खत्म हुआ। इसके बाद एक टर्म मेरे पास रह गई है प्लस c2 e की पावर -3t, इसको लिख लेता हूं। इसके बाद एक रह गया मेरे पास, क्या रह गया t वाली टर्म, तो कितना है ये, इसका मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें कर दूं तो मैं t वाली टर्म लिख रहा हूं सॉरी, तो t वाली टर्म क्या आ गई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये आ गया 5/9t और -t। क्लियर है? ये लेफ्ट में ले आया था ना, तो कुल मिलाकर ये आ गया, जब मैं इसका एलसीएम लिया तो -4/9t। क्लियर है? अब इसके बाद रह गई कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, एक तो है 1/9 और ये कितना है मेरे पास 5/27। भाई इसका मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने 5/27, 3 का मल्टीप्लाई कर लो इधर भी 3/27, तो ये आ गया मेरे पास 8/27 और राइट में सॉरी y की वैल्यू तो आप लिख ही चुके हैं, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। और एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, c2 एज इट इज लिख दिया। इसके बाद मैंने किसको कंबाइन कर लिया, t वाली टर्म को, तो कौन सा है 5/9t और -t जो कि -4/9 बना, और कांस्टेंट टर्म कंबाइन कर लिया 1/9 और 5/27 को। क्लियर है? तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास, 2 से डिवाइड कर दो, c1 प्लस टी c2 e टू द पावर -3t प्लस c2 e टू द पावर -3t, चाहो तो इसको भी कंबाइन कर सकता हूं दोनों को, और ये आ गया -4/9t और प्लस 8/27। और ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मेरे पास आ गई, क्या आ गई है एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये 9 था और ये था 27। तो ये इक्वेशन, इसको मैं नंबर देने जा रहा हूं, क्या नंबर दूं, मैंने दे दिया नंबर यहां पर 10th दिया है, चलिए हो गया 11। क्लियर है? तो इक्वेशंस 10th एंड 11th गिव कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यही आपका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें कोई वर्किंग रूल नहीं है अलग से, आपका x या y को एलिमिनेट करने के बाद बार बार आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, कभी सेकंड ऑर्डर की बनेगी, कभी थर्ड ऑर्डर की बनेगी, कभी फोर्थ ऑर्डर की बनेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपकी गिवन इक्वेशन कितने ऑर्डर की है। एलिमिनेट करने के बाद ऑर्डर बदल जाते हैं, क्योंकि आप ऑपरेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर की थी, लेकिन जब मुझे एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेट करना पड़ा ऑपरेटर, तो पता चला कि रिजल्ट मेरे पास आ गया सेकंड ऑर्डर का। तो हो सकता था ये दोनों इक्वेशन अगर सेकंड ऑर्डर की होती तो आपके पास जो एलिमिनेशन के बाद इक्वेशन मिलती उसका ऑर्डर 4 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो आप क्या करेंगे, लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पुराने लेक्चर के जितने भी लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उनको देख लीजिए और ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।